हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमी पर। और आज मैं यहाँ पे आपके लिए जो हमारा साइंस का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो वन लाइनर है या एक नंबर के आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। जब वीडियो देखकर आप उठेंगे, मतलब जब आपकी अब 15-20 मिनट की जो वीडियो कंप्लीट होगी तब आपको एक अलग ही संतुष्टि होगी और 20 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होंगे और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो क्या क्या है, उस सफेद रंग के यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। उस सफेद रंग के पदार्थ का क्या बताना है, हमें नाम बताना है। तो देखो सफेदी करने के लिए हम क्या होता है, हमारे पास बिना बुझा हुआ चूना होता है जिसको हम बोलते हैं CaO, ठीक है ना, CaO प्लस। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं, किसके साथ करवा देते हैं भाई, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं H2O के साथ। इसमें हम क्या मिला देंगे, वाटर मिला देंगे। वाटर मिलाने के बाद हमारे पास बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये जो बनेगा हमारे पास प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी, उससे हमें कोई मतलब है नहीं। ये जो हमारे पास पदार्थ बना है CaOH का होल ट्वाइस, यही जो है हमारा वह पदार्थ है जो हम सफेदी करने के लिए उपयोग में लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सफेदी करने के लिए, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम इसको बुझा हुआ चूना भी बोल सकते हैं। बुझा हुआ चूना भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा कि उस गैस का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाफ ईयरली जो हुआ है RBSE बोर्ड का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस गैस का नाम हमारे पास हो जाएगा N2 गैस है, वो नाइट्रोजन गैस है जो विकृत गंधता से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों में उपयोग की जाती है ना, पैकेजिंग के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद अवक्षेप ही होता है भाई, अवक्षेप ही होता है। अवक्षेप का मतलब हम बार बार पढ़ रहे हैं, हमने कल भी पढ़ा था कि अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब आपको ये समझना है कि अवक्षेपण अभिक्रिया एक्चुअल में होती क्या है। अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब होता है भैया, अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब होता है कि ये अवक्षेप बनता है, या हम कह सकते हैं ये अघुलनशील होता है, अघुलनशील पदार्थ होता है यह, ठीक है ना। एक छोटे छोटे कठोर पदार्थ बनते हैं, अघुलनशील क्रिस्टल बनते हैं, कह सकते हैं अघुलनशील होते हैं, इसी को हम अवक्षेप का नाम देते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, अवक्षेप है। आगे बात करते हैं। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तथा हाइड्रोजन खोता है। कोई पदार्थ क्या करता है, ऑक्सीजन प्राप्त करता है तथा हाइड्रोजन खोता है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में भी। आपने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी, है ना। अभिक्रिया क्या नाम होता है, अपचयन होता है। एक तो अपचयन अभिक्रिया होती है, दूसरा हमारे पास होती है उपचयन अभिक्रिया। कौन सी होती है, उपचयन अभिक्रिया। ये दो अभिक्रिया आपने पढ़ी होंगी। चलिए डिस्कशन करते हैं इनके बारे में। अपचयन क्या होता है भाई, हाइड्रोजन का ऐड। कल की वीडियो अगर आपने देखी थी तो आपको जरूर समझ में आया होगा, है ना। कल की वीडियो अगर आपने देखी थी तो अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का तो ऐड होना और ऑक्सीजन का माइनस होना। और उपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का माइनस होना और ऑक्सीजन का क्या होना, ऐड होना। ठीक है, ये बातें हुई थी। तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन तो प्राप्त करता है, मतलब ऑक्सीजन तो ऐड होती है और हाइड्रोजन खोता है, मतलब उपचयन अभिक्रिया यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कौन सा, उपचयन अभिक्रिया यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दैट क्लियर, वेरी गुड। उपचयन अभिक्रिया यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का धुआं कौन सी गैस के कारण निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। जब लेड नाइट्रेट जो है उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करते हैं तो भूरे रंग के साथ कौन सी गैस निकलती है। ध्यान दीजिए, लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है, लेड नाइट्रेट का आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। ये आपके पास लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को जब क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है,
लेड नाइट्रेट को, तो गर्म करने के समय कौन सी गैस रिलीज होती है धुएं के साथ? तो जो NO2 गैस है आपकी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये रिलीज होती है, प्लस ऑक्सीजन गैस भी इसमें रिलीज होती है, ठीक है ना। और एक लेड का ऑक्साइड बनता है, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। हमें क्या पूछा, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो मैं फर्दर वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा उन पे। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि आपको कह रहा है कि भूरे रंग के धुएं के साथ कौन सी गैस निकलती है भाई? भूरे रंग के धुएं के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को बेरियम सल्फेट में मिलाया जाता है, क्या कह रहा है, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को बेरियम क्लोराइड में मिलाया जाता है तो बनने वाले सफेद अवक्षेप का सूत्र क्या है? देखो ये पूरी रिएक्शन लिख देता हूं। अभी लास्ट टाइम हमने 3 का 4 का क्वेश्चन पढ़ा था अवक्षेपण अभिक्रिया का, उसी में उसका एक एग्जांपल आप ये समझ सकते हो। दूसरी बात, ये आप उसका द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल भी समझ सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आपको पता है, H2SO4 हो जाएगा, प्लस हमारे पास बेरियम सल्फेट BaSO4, हमारे पास बेरियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये कह रहा मैं, सॉरी बेरियम क्लोराइड बोल रहा भैया, एक सेकेंड, क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 में मिलाया जाता है, ठीक है। तो बनेगा क्या हमारे पास, जो प्रोडक्ट हमारा निकल कर आएगा वो बन जाएगा हमारे पास BaSO4 प्लस HCl बैलेंस करेंगे तो 2HCl आ जाएगा। इतना हमारे पास ये रिएक्शन होगी, ठीक है, ये रिएक्शन होगी हमारे पास। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन होने के बाद ये जो सफेद अवक्षेप बनता है, ये जो BaSO4 आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है भैया, BaSO4, ये जो नजर आ रही है यहाँ पे मटेरियल, यही आपका क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? अवक्षेप बनता है, और इसी को बोलते हैं सफेद अवक्षेप। यहाँ पे जो पूछा है तो क्या हो जाएगा वो सफेद अवक्षेप, बेरियम सल्फेट है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जब कॉपर पाउडर को गर्म किया जाता है तो उसकी सतह पर किस कलर की परत बन जाती है? किस कलर की परत बन जाती है? तो सीधी सी बात है, Cu को। किसको भाई? कॉपर को जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, Cu, कॉपर को जब हमने गर्म किया मतलब जलाया, तो सीधी सी बात, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, CuO, कॉपर ऑक्साइड बन गया हमारे पास यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड, है ना। तो कॉपर ऑक्साइड का कलर जो होता है वो कैसा होता है, काला कलर। कैसा होता है? काले कलर की परत बन जाएगी, काले रंग की परत बन जाएगी, ठीक है भैया। काले रंग की क्या बन जाएगी, परत बन जाएगी। किसकी बन जाएगी? कॉपर ऑक्साइड की। किसकी? कॉपर ऑक्साइड की परत बन जाएगी, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड की यहां पे हमारे पास काले रंग की परत बन जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने के लिए हम किन सिंबल्स का, किन प्रतीकों का उपयोग करते हैं? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए HW क्वेश्चन है। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप जो द्रव्य होता है, ठीक है, द्रव्य होता है, गैस होती है, एक होता है ठोस होता है, और तीसरा हो जाएगा आपके पास लिक्विड हो जाएगा, जलीय विलयन हो जाएगा, जलीय विलयन। तो ये चारों जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, जो हमारे पास उत्पाद बनता है, उसकी जो अवस्थाएं, उनको दर्शाने के लिए किस किस सिंबल का उपयोग करते हैं? द्रव्य के लिए किसका, ठोस के लिए, गैस के लिए और जलीय विलयन के लिए। यह आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, आपका होमवर्क है। संयोजन अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जा सकता है? बताइए भाई। संयोजन अभिक्रिया में जब दो पदार्थों का संयोजन हो रहा होता है, ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं आज, कि संयोजन होता है एक, है ना, एक होता है आपके पास वियोजन। क्या होता है भाई? वियोजन। यहां पे लिख देता हूं, वियोजन। एक हो जाएगा संयोजन, एक होता है वियोजन। तो संयोजन में क्या होता है हमारे पास, संयोजन में क्या होता है, संयोजन अभिक्रियाएं जनरली आपको कैसी देखने को मिलेंगी भाई? उष्माक्षेपी देखने को मिलेंगी, उष्माक्षेपी देखने को मिलेंगी। और वियोजन अभिक्रिया की बात करेंगे हमें तो जनरली उष्माशोषी देखने को मिलेंगी। कैसी भाई? उष्माशोषी अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। होता क्या है
कि जब दो कोई चीजें टूटती हैं तो हमें उनको उष्मा देनी पड़ती है। सिंपल सी बात है, वियोजन होगा, कोई चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी एलिमेंट है, वो टूटेगा तो हमें उष्मा हम जब उसको देंगे तभी वो टूटता है भैया, ठीक है। लेकिन जब हम संयोजन की बात करते हैं तो जब वो जुड़ता है तब वो उसमें उष्मा हमें प्रोवाइड करता है। तो ध्यान दीजिएगा इस पे। तो संयोजन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल सकते हैं। संयोजन को क्या बोल सकते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल सकते हैं। इसका आंसर आप क्या कह दोगे? क्या कह दोगे उसका आंसर? क्योंकि इसमें क्या होता है भाई? उष्मा का उत्सर्जन होता है। उष्मा का क्या है? उत्सर्जन होता है। उष्मा का उत्सर्जन होता है इस अभिक्रिया में, ये ध्यान दे लीजिएगा आप, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल पदार्थों के द्रव्यमान के बराबर होता है। उस पदार्थ का नाम आपके पास क्या हो जाएगा भाई? उत्पाद हो जाएगा। उत्पाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कल आपको अगर याद हो तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था कि किसी भी अभिक्रिया मतलब कौन से को संतुलित किया जाता है, वो कौन से नियम के आधार पर किया जाता है, तो वो होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा उत्पाद। उस पदार्थ का नाम बताइए जो दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमकदार परत बनाने के लिए उपयोग में होता है ना। तो चमकदार परत कौन बनाता है 2 से 3 दिन बाद, है ना। अभी लास्ट टाइम आपको याद हो तो अभी क्वेश्चन जो किया था हमने CaOH का होल ट्वाइस था, जिसका उपयोग हम सफेदी करने के लिए कर रहे थे, है ना। सफेदी करने के लिए जिसका उपयोग कर रहे थे। अभी हमें से पूछ रहा है कि 2 से 3 दिन बाद दीवारों पर चमकदार परत जो बनती है वो किसकी बनती है, ये हमसे इसने क्वेश्चन पूछा है। तो दीवारों पर चमकदार परत जो बनती है वो भैया देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको कि CaOH का होल ट्वाइस जो होता है वो हम दीवारों पे लगा देते हैं। CaOH का CaOH का होल ट्वाइस हम दीवारों पे लगा देते हैं, ठीक है। इतना हमने कर लिया। प्लस जैसे ही हमने दीवारों पे लगाया तो वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 जो है इसके साथ रिएक्शन कर लेती है और रिएक्शन करके ये बना देती है CaCO3। क्या बना देती है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देती है। और यही वो पदार्थ है जो दीवारों के ऊपर 2 से 3 दिन बाद चमक आता है। प्लस वाटर भी हो बनता है भाई यहाँ पे। जो वाटर जो होगा वो तो नमी के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, मतलब इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा और वाष्प में बदलकर रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये जो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यह वो पदार्थ है जो दीवारों पर चमक लाता है ना। तो रिएक्शन मैंने आपको बता दी, नोट कर ली होगी आपने। तो वह पदार्थ हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जल के विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस किस अनुपात में प्राप्त होती है? जल के विद्युत अपघटन करने पर, बहुत बड़ा क्वेश्चन भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे। जल का विद्युत अपघटन पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में प्राप्त होते हैं? अब आपको पता है कि भाई जल का जो एक अणु होता है उसमें H2 होता है ना। हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है भाई? 1 होता है। तो सीधी सी बात है, उसका अनुपात भी 1 रहा होगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में प्राप्त होती है। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं। पूछा है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के घोल में आयरन धातु मिला दी जाए? क्या होगा जब कॉपर सल्फेट के घोल में आयरन धातु मिला दी जाए? तो सीधी सी बात है, कॉपर सल्फेट CuSO4 में हमने मिला दी आयरन धातु, तो बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। और ये जो पदार्थ बनेगा आपका यहाँ पे ये जो पदार्थ बनेगा FeSO4, ये हरे कलर का हो जाएगा, कलर कन्वर्ट हो जाएगा इनका। और ये जो होता है नीले कलर का होता है। बेसिक बातें हैं, ये आपको याद रखनी है, ऐसे ही नहीं बता रहा,
ये जो होता है ब्लू कलर का होता है, ये हरे कलर का होता है, ये कलर इनका कन्वर्ट हो जाता है और आयरन सल्फेट बन जाता है। अच्छा, एक चीज मेरे को बताना कि इसमें अभिक्रिया कौन सी हो रही है, अभिक्रिया कौन सी हो रही। आयरन पहले यहाँ पे कॉपर प्रेजेंट था, कॉपर प्रेजेंट था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ चुका है भैया, आयरन आ चुका है। ऐसा कैसे हो चुका? बताइए कौन से प्रकार की अभिक्रिया यहां पर हो रही? तो यहां पे हो रही है विस्थापन अभिक्रिया, यहां पे हो रही है। कौन सी अभिक्रिया भाई? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया यहां पे आपको देखने को मिल रही है। चलिए आगे बात करते हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जो इसमें क्या हो रहा है, जो नीचे दी गई अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है ना, अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। किसके रूप में भाई? अपचायक के रूप में। अब देखो यहां पे दो प्रकार से आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं। आज तक आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो ये किए होंगे कि किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, कौन अपचयित हो रहा है, कौन उपचयित हो रहा है। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं उसकी जो अपचायक के रूप में काम कर रहा है। देखो मेरे को बताओ, यहां पे अपचयन तो किसका हो रहा है, अपचयित पदार्थ कौन सा है, अपचयित पदार्थ, और एक होएगा हमारा उपचयित पदार्थ। ठीक है, अपचयित हमारे पास कौन सा है कि जिसमें ऑक्सीजन तो क्या हो रही है, हट रही है, और हाइड्रोजन क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो हाइड्रोजन जुड़ने से तो हमें कोई मतलब है नहीं, यहां पे हाइड्रोजन को कोई रोल नहीं है। यहां पे ऑक्सीजन, इस कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन थी, इससे हट गई, तो यहां पे जो अपचयित पदार्थ हो रहा है वो हमारा CuO। ठीक है, और जो उपचयित हो रहा है मतलब जिसके पास ऑक्सीजन जुड़ रही है वो है हमारे पास H2, हाइड्रोजन। लेकिन मेरे को ये बताओ कि यहां पे ये जो उपचयित हो रहा है, इसका जो उपचयन हो रहा है, इसमें रोल किसका है, इसमें ऑक्सीजन इसको कौन दे रहा है? ये ऑक्सीकृत हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? तो ये जो ऑक्सीकृत हो रहा है CuO की वजह से हो रहा है। अगर इसमें CuO नहीं होता, कॉपर ऑक्साइड नहीं होता, तो इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। तो वही चीज हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो CuO जो है वही इसको उपचयित कर रहा है, उपचयित कर रहा है, ऑक्सीकृत कर रहा है। तो यहाँ पे आपका उपचायक के रूप में कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है भैया? CuO काम कर रहा है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अपचायक के रूप में ध्यान में देखना। और एक बात पूछ ली जाए तो अपचायक के रूप में कौन है, अपचायक के रूप में कौन है भैया? बताओ 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 बताओ। अपचायक कौन कर रहा है? अपचायक के रूप में कोई भी नहीं है, इसमें कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही प्रोवाइड कर रहा है ना, हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड कर रहा है इसमें। ठीक है, तो चलिए CuO यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, वियोजन अभिक्रिया में प्रेरित करने के लिए कौन कौन से प्रकार की ऊर्जाएं आवश्यक होती हैं? वियोजन अभिक्रिया में 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रिया होती हैं। एक होता है उसमें वियोजन, उसमें उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। एक होता है आपके पास प्रकाशीय वियोजन, उसमें प्रकाश ऊर्जा होती है। ठीक है, एक होता है विद्युत अपघटनी, उसमें विद्युत ऊर्जा होती है। तो 3 प्रकार की ऊर्जा हमारे पास हो गई। चलिए आगे बात करते हैं, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में संपर्क में रखने पर कैसा हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड को, अब सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो यह भैया क्या हो जाएगा? AgCl, सिल्वर क्लोराइड को रख दिया सूर्य के प्रकाश में तो Ag अलग हो जाएगा प्लस Cl2 अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो सकता है, ये कलर किसके कैसा हो जाएगा ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये वही अभिक्रिया है जो हमने कल पढ़ी थी प्रकाशीय वियोजन में, AgBr की हमने रिएक्शन पढ़ी थी, तो उसमें AgCl की भी रिएक्शन आप कर सकते हो। ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में संपर्क में जाने पर किस रंग का हो जाता है? तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कैसा हो जाता है, यह सलेटी कलर का हो जाएगा, आपका सलेटी कलर का यह जो Ag है आपके पास प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जब हम अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या को बराबर करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना, यहां पे हम उसको नाम देते हैं। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें यौगिक में हाइड्रोजन में जुड़ना या ऑक्सीजन का ह्रास होना होता है। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें भाई हाइड्रोजन तो होता है, जुड़ता है, और ऑक्सीजन का ह्रास होता है? अभी हमने पढ़ी थी, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था। ऐसी अभिक्रिया हो जाएगी आपके पास अपचयन।
अपचयन अभिक्रिया आपकी हो जाएगी। उपचयन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में आयरन कौन से पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है? अब देखो लोहे पर जंग जो लगता है Fe होता है, वायुमंडल में उपस्थित होता है, प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, और ये जो H2O जरूरी नहीं उसको पानी प्राप्त हो, ये वाष्प के रूप में भी प्राप्त अगर उसको होता है तब भी जंग लग जाती है। तो जंग लगने के लिए जरूरी पदार्थ जो हो गए आपके पास क्या हो गए, किसके साथ अभिक्रिया करता है? ये किसके साथ करता है भैया? ये एक तो ऑक्सीजन के साथ करता है, एक तो ऑक्सीजन के साथ करता है, प्लस वाष्प के साथ करता है, वाष्प के साथ करता है H2O। वाष्प किसके? जल वाष्प, ठीक है ना, वाटर वेपर के साथ ये रिएक्शन करता है। चलिए आगे बात करते हैं। 20 का क्वेश्चन है आज हमारा, लास्ट का क्वेश्चन है। जल के विद्युत अपघटन में एनोड एवं कैथोड पर प्राप्त होने वाली गैसों के नाम बताइए। आज हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो खत्म हो चुके हैं। कल हमारी जो वीडियो आएगी इस चैप्टर से, वो हमारी वीडियो आएगी जो बड़े क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर और कैथोड पर प्राप्त होने वाली गैसों के नाम बताइए। देखो एनोड को जो है, एनोड को जोड़ते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, और कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड को जोड़ते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल से। ऐसा ऑलवेज होता है। तो जैसे जल का विद्युत अपघटन होता है, जैसे H2O टूटता है तो H प्लस और O-, तो ऑक्सीजन जो गैस होगी, उल्टा कर लिख दिया, ऑक्सीजन जो गैस होगी वो तो आपको प्राप्त होगी एनोड के ऊपर, और जो हाइड्रोजन गैस होगी वो प्राप्त होगी आपको कैथोड के ऊपर। क्योंकि पॉजिटिव होता है नेगेटिव की तरफ आएगा, नेगेटिव होता है पॉजिटिव की तरफ है, ये नेगेटिव आपका, ये पॉजिटिव की तरफ आएगा एनोड की तरफ, और ये पॉजिटिव है कैथोड की तरफ, नेगेटिव की तरफ आएगा। तो कैथोड के ऊपर कौन सी गैस हो जाएगी आपकी? हाइड्रोजन, और एनोड के ऊपर आपके पास हो जाएगी ऑक्सीजन गैस। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। जो सॉल्यूशंस मैंने आपको करवाए हैं वो आपको समझ में भी आए होंगे। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस की, ऐसे सॉल्यूशन के साथ आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं ये इसकी पीडीएफ ऐसे की ऐसे, जैसे मैंने सॉल्यूशंस करवाए हैं वैसे की वैसे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और बस आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए, वीडियोस के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी साइंस में अगर समस्या आ रही है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, सारे चैप्टर्स हम कंटिन्यू करते जाएंगे, किसी में भी समस्या आ रही है वो उनकी समस्या सोल्व हो सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।